हाँ तो बच्चों, हम लोग अपने सिलेबस के, कह सकते हैं आप लोग कि हम लोग अपने सिलेबस के मिडिल में आ चुके हैं, क्योंकि टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अभी हम 7th चैप्टर में हैं, ठीक है। तो पूरे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। कह सकते हो ये सिलेबस का सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, कह सकते हैं इसको। और ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा चलेगा, इसमें काफ़ी वीडियोस आएंगे, देखते हैं कितने आते हैं, बट लंबा है, काफ़ी लंबा है। फिजिकल क्लास में कराया जाए तो करीब करीब 1 महीने से ज़्यादा लग जाता है इस सिर्फ इस चैप्टर को कराने के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो चैप्टर का नाम है बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। और आपका इसके अंदर पहला टॉपिक आता है सेंटर ऑफ मास। पहली बात, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब बेटा सिंपल है कि बहुत सारे पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारा पार्टिकल है। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे, हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, प्रोजेक्टाइल पढ़ा, आपका वर्क पॉइंट एनर्जी पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, नाम के लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा। सब में हमने बॉडीज को पॉइंट मास माना। पॉइंट मास मतलब कि वो जो बॉडी है, उस बॉडी का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, मतलब सॉरी, कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हमने अभी तक ये माना कि अगर किसी बॉडी में फोर्स लगता है तो बॉडी इस रास्ते जाती है। ये बॉडी है, बॉडी में फोर्स लगेगा तो बॉडी इस रास्ते जाएगी। लेकिन रियलिटी में इमेजिन कर, जैसे कि ये मार्कर है, मान ले ये मार्कर है। मार्कर मान ले फिक्स्ड है बोर्ड में, या तो हॉराइजेंटल प्लेन में, जैसे कि ऐसे देख ले। मैं तेरे को एग्जांपल के लिए मुझे कुछ एक सपोर्ट चाहिए होगा, जैसे ये एग्जांपल देख ले। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने मान ले मैंने मार्कर रखा, तुम खुद समझना। मैं मार्कर में जब फोर्स लगाऊंगा, मार्कर कैसा मोशन करेगा देख। रेदर देन डूइंग स्ट्रेट लाइन मोशन इट रोटेटेड। देखना, ये रहा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देख। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं अलग अलग जगह फोर्स लगाऊंगा तो अलग अलग तरीके का मोशन करेगा, अलग अलग जगह फोर्स लगाऊंगा तो अलग अलग तरीके का मोशन करेगा। यानी कि जब बॉडीज का कुछ एक पर्टिकुलर साइज एंड शेप होता है, यानी कि बॉडीज बड़ी होती हैं, या इन शॉर्ट वहाँ पे जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ एक सिस्टम होता है, तब हमने जो अभी तक पढ़ा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हमने अब तक क्या पढ़ा? फोर्स लगाएंगे तो बॉडी सीधा मोशन करेगा, लेकिन अभी देखा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी घूम भी रहा है, अलग अलग पॉइंट में लगाएंगे तो अलग अलग तरीके से घूमेगा, अलग अलग दिशाओं में घूमेगा। तो इन शॉर्ट हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने पॉइंट मास पढ़ा है। पॉइंट मास मतलब क्या है? एक बहुत ही छोटा मास। अच्छा, बहुत ही छोटा मास होगा तो फोर्स लगाएगा तो सीधे ही जाएगा, घूमने घूमने का सवाल नहीं होता। बहुत ही छोटा मास जब होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा? पॉइंट मास पढ़ा है। और अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी एक पॉइंट मास नहीं, बहुत सारे मासेस मिले हुए हैं, तब क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ने से अच्छा, एंड रोटेशनल मोशन, ये तो खैर काफ़ी बड़ा ही टॉपिक है। जब रोटेशन, आपको बेसिकली पता है कि चीज़ें जब घूमती हैं उसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ाने के बाद, ठीक है। पहला टॉपिक सेंटर ऑफ मास है, उसके बाद हम रोटेशनल मोशन में आएंगे टॉपिक 2 में। तो पहला टॉपिक आपका बेटा सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास को पढ़ने से पहले देखो क्या मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग नहीं, पहले रिजिड बॉडी समझते हैं। रिजिड बॉडी क्या होता है? ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, रिजिड बॉडी। रिजिड मतलब एकदम फिक्स्ड है, और बॉडी में कोई किसी तरीके का कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता। आप फोर्स जो लगाना धक्का मुक्की कर लो, बॉडी का जो साइज एंड शेप है वो वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप एक स्टील का रॉड मान लो, हालांकि स्टील के रॉड में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया तो बेंड होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या इमेजिन करेंगे कि आप कुछ भी फोर्स लगा लो, उसके साइज एंड शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक और डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए रिजिड बॉडी इज ऑलवेज फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ये एक बॉडी है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। अब मैंने मान ले इसको पकड़ के ऐसा कर दिया, मतलब ये मार्कर ऐसा है ना, इसको मैंने ऐसा कर दिया, मतलब ये साइड ऐसे, ये साइड ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं? अब देख 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, मतलब पहले जो पॉइंट थे वही रहेंगे। लेकिन एक बात देखेगा, 1 और 2 अभी नज़दीक आ चुके हैं। इन शॉर्ट 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो बदल चुका है। वो क्यों बदला? क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल है। वो क्यों बदला? क्योंकि बॉडी रिजिड नहीं है। यानी कि अगर मान ली रिजिड होता तो क्या टेढ़ा हो पाता? टेढ़ा नहीं हो पाता। टेढ़ा नहीं हो पाता तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कभी भी चेंज होता? नहीं चेंज होता। हेंस 1 and 2 are basic, sorry, are these 2 points and their distance is not changing because अगर ये बॉडी रिजिड होती, मान रिजिड मतलब क्या? टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो पा रही, तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा? इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। हेंस डेफिनेशन पढ़ ले, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए रिजिड बॉडी
इज ऑलवेज सेम रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। तो पहला डेफिनेशन हो गया रिजिड बॉडी का। हम रिजिड बॉडी क्यों पढ़ाए, पहले क्यों पढ़ाया मैंने आपको, क्यों ये डेफिनेशन लिखाया? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पॉइंट मास पढ़ रहे थे। पॉइंट मास मतलब एक छोटा सा छुटकू सा बॉडी। अभी क्या पढ़ेंगे? बड़ी सी बॉडीज, लेकिन वो बड़ी सी बॉडी मुड़ नहीं सकती, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकती, वो पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो पहले जो पढ़ाई की थी हमने किसमें की थी? पॉइंट मास में। अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं हम लोग? रिजिड बॉडीज में। समझ में आया? ठीक है, अब इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि अपने को चाहिए होगा भाई थोड़ा जगह। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन आप लोग एक बार पढ़ें, बोर्ड में लिखा हुआ है। इट इज दैट पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए बॉडी, इट इज दैट पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। सुने, ये कहा गया है कि ये वह पॉइंट है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, जहाँ पे बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है। मैं आपको सिंपल बात समझाता हूँ। ये मान ले मार्कर है, मार्कर का सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? सारा मास जहाँ पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बता इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एग्जैक्टली बीच में, एग्जैक्टली बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली जैसे ये बॉडी हो गई आपकी, इसका सेंटर मास यहाँ पे होगा। समझ में आया? आपका मान लो ये एक डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर मास कहाँ होगा? एग्जैक्टली सेंटर में। डिस्क समझते हो ना? डिस्क मतलब जिसका एरिया होता है। दूसरा हो गया बेटा रिंग आपका, दूसरा हो गया रिंग। अच्छा, रिंग का सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा? एग्जैक्टली मिडिल में। लेकिन अच्छे से देखोगे, रिंग जो होती है, रिंग का जो मटेरियल होता है वो अंदर में तो नहीं होता है। रिंग मतलब हॉलो सर्कल, सर्कल ही होता है वो। डिस्क भी सर्कल, रिंग भी सर्कल, बस रिंग का अंदर में भी मटेरियल होता है। सॉरी, डिस्क के अंदर में मटेरियल होता है, रिंग के अंदर मटेरियल नहीं होता, रिंग खाली होता है। अंगूठी होती है ना, अंगूठी खाली होती है बीच में। तो रिंग का भी सेंटर मास बीच में। तो आप अच्छे से देखोगे, इट इज दैट पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए बॉडी। जैसे कि रॉड में इनसाइड ऑफ द बॉडी है, डिस्क में इनसाइड ऑफ द बॉडी है, लेकिन रिंग में आउटसाइड ऑफ द बॉडी है। मतलब बॉडी के मटेरियल में नहीं है सेंटर ऑफ मास, बॉडी के मटेरियल में नहीं है, वो कहीं भी बीच में हवा में है उसकी सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि सारा का सारा मास उस पॉइंट के, मतलब उस पॉइंट पे कंसिडर्ड माना जाता है। ठीक है, इसका मैं और आपको मीनिंग समझाऊंगा जब मैं मतलब इसका आखिरी वाला पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मिला सेंटर ऑफ मास का। अब एक चीज़ देखें, आप एक बात इमेजिन करो, अगर मैं एक पॉइंट मास को फेंकूं प्रोजेक्टाइल की तरह, क्या वो ऐसे जाता है? एक पॉइंट मास को फेंकूं तो क्या वो ऐसे जाता है? दूसरी बात, अगर मैं एक मार्कर को फेंकूं, तो मार्कर को फेंकूंगा तो आप देखिएगा थोड़ा सा, मतलब क्लास में होते तो और अच्छे से दिखा पाता, लेकिन आप तभी देखने का ट्राई करें। यहाँ से मैंने फेंका, क्या ये ऐसे 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 करके आया? अब देखें, यानी जो मार्कर था, मार्कर मान ले इनिशियली ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, ये वाला मान ले ब्लैक वाला साइड, ठीक है, एक साइड ब्लैक है, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। कुछ ऐसे हो रहा है कि नहीं? आप समझ सकते हैं ये और घूम के जाएगा। समझ में आ रहा है? आप अच्छे से देखोगे तो मार्कर भले ही कैसा मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल तो कर ही रहा है, साथ में सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, एक सर्कुलर टाइप का मोशन भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसमें थोड़ा और अकल लगाएंगे और आप ये चीज़ देखोगे, तो मार्कर का जो सेंटर ऑफ मास है, इस मार्कर का जो सेंटर ऑफ मास है, वो पॉइंट मास की तरह ही प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। देख, मार्कर के विभिन्न पॉइंट अलग तरीके का कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रहे हैं। मार्कर के जो विभिन्न पॉइंट है, यानी कि एक्सट्रीम वाला पॉइंट हो गया, इस साइड वाला पॉइंट हो गया, कुछ अलग टाइप का मोशन कर रहा है। लेकिन मार्कर का जो सेंटर ऑफ मास है, वो प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। आप घर में इसको ट्राई करके देखें, जैसे कि ये देख, मतलब प्रॉपरली तो वीडियो में कितना दिखा पाएंगे। देख, मार्कर का जो सेंटर ऑफ मास है वो प्रॉपर पॉइंट मास जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है पॉइंट मास, जो कि हम पहले पढ़ते थे, एंड सेंटर ऑफ मास, जो कि हमने अभी पढ़ा, ऑफ रिजिड बॉडी,
फॉलो सेम पाथ इन मैकेनिक्स। जैसा पॉइंट मास करता था वैसा ही क्या है बेटा आपका आपका वो भी करेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी भी करेगा। ठीक है बेटा, ये तो खैर चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम चैप्टर के कंटेंट में आ रहे हैं, आप नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला में आ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सॉल्व करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, सेंटर ऑफ मास कोई भी रिजिड बॉडी का क्या होता है। मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, दिस इज रिजिड बॉडी। आप पहला काम क्या करें, आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करें जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है। और इससे ऑब्वियसली रिजिड बॉडी में 3 मास तो नहीं है, मतलब ये कोई भी रिजिड बॉडी बहुत सारे मासेस से बना हुआ होता है। मैंने सिंपल डायग्राम बताने के लिए बस 3 मास बताया है, हालांकि बहुत सारे मासेस होंगे। हर मास का एक पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर याद होगा आपको, मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, इनिशियल पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक r1, इसका r2, इसका r3, सिमिलरली r4 r5 बहुत सारे पोजीशन वेक्टर होंगे हर पॉइंट मास के। तो सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया गया बेटा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि कहीं यहाँ पे होगा, दैट विल बी द सेंटर। मान लो वो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, ये m2 है यहाँ पे, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी RCOM। ठीक है, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज गिवन बाय m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट जितने भी m1 r1 है सब m into r है सबको ऐड करें, डिवाइड बाय टोटल मास। तो इसको थोड़ा कठिन भाषा में ऐसे भी लिखते हैं, समेशन ऑफ m into r डिवाइड बाय समेशन ऑफ m। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट। उसी तरह y सेंटर ऑफ मास भी z सेंटर ऑफ मास में। आप लोग ये सारी चीज़ें लिख लें, इसके बाद मैं सम करा रहा हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ कराया हो। हाँ तो बच्चों पहले कुछ बेसिक सवाल करते हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। यहाँ पे 20 kg का एक मास है, 80 kg का एक मास है, दोनों के बीच का सेपरेशन 10 मीटर है। कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ऑरिजिन डिफाइन करें। डिफाइन ऑरिजिन मतलब सारे डिस्टेंस जिस पॉइंट से मापे जाएंगे। तो जनरली हम लोग किसी भी एक मास को ऑरिजिन मान लो, मान लें मैंने इस मास को ऑरिजिन में मान लिया, तो ये ऑरिजिन है, सारे डिस्टेंसेस यही से मेजर किए जाएंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा, ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास इन दोनों के कहीं बीच में होगा, और ऑब्वियसली दोनों ही मास एक्स एक्सिस में हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी व्हाट, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 x1, मास m1 20 इंटू इसका पोजीशन कितना है बेटा 0, प्लस इसका मास कितना है बेटा 80 इंटू इसका पोजीशन कितना है, इसका पोजीशन कितना है ओरिजिन के हिसाब से 10 मीटर, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 कितना हो गया बेटा 20 प्लस 80, ये तो 0 हो गया आपका, आ गया 800 बाई 100, कितना आ गया बेटा 8 मीटर, यानी कहीं यहाँ पे। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये टोटल मास है, ये आपका सेंटर ऑफ मास। और आप एक चीज़ देख सकते हो, सेंटर ऑफ मास आपका भारी बॉडी के नज़दीक होगा, जो हैवियर मास है उसके नज़दीक होगा। ठीक है बेटा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास उसी के नज़दीक होगा जो भारी है। नेक्स्ट फाइंड सेंटर ऑफ मास। ये भी एक सिंपल सवाल है, आप खुद भी कर सकते हो। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ CO मॉलिक्यूल। CO क्या होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन माना, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल माना, दोनों का बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा R0। ठीक है, तो कार्बन को हम लोग ऑरिजिन में मान लेते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, फॉर्मूला आपको पता ही है, खुद भी लिख सकते हो आप लोग, बाई m1 प्लस m2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, कार्बन का मास कितना होता है बेटा 12U, याद है ना, पता होगा आप लोग को 12U इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, कार्बन का पोजीशन कितना है 0, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन 16U, पोजीशन कितना है बेटा R0, डिवाइडेड बाई 12U प्लस 16U। अच्छे से देखोगे 16U R0 डिवाइडेड बाई 28U आ रहा है, U और U कैंसिल, आपका आ गया बेटा 8 बाई 14 4/7 4/7 R0 आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, 4/7 R0 कहीं यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के नज़दीक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भारी है। सिंपल सा टॉपिक था बेटा, लिख लें इसको आप लोग, और भी सवाल करा रहे हैं हम। हाँ तो बच्चों अगला सवाल है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। आप तो पढ़ ही सकते हैं, मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। 3 पॉइंट मासेस हैं M, M और M। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड लेंथ बेटा L है,
उसके वर्टिसेस में रखे हुए हैं 3 पॉइंट मासेस, ठीक है। हमको बोला है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब सेंटर ऑफ मास अगर अपने को निकालना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑरिजिन। ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको ऑरिजिन बनाना है, ठीक है। एकदम तरीका एकदम सिंपल है, ऑरिजिन बनाओ सबसे पहले। आप टेक्निक अगर फॉलो कर लोगे ना बेटा, आपसे कोई भी सवाल बन जाएगा, बिल्कुल किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मान लो आपका क्या है बेटा, ऑरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट काम है बेटा आपको सारे मासेस के कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये मान लो मास m है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0,0, ठीक है। ये लेंथ l है, तो x कोऑर्डिनेट l होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ है, कुछ नहीं है, 0, ठीक है। नेक्स्ट इसका आप अच्छे से देखोगे, अगर पूरा का पूरा लेंथ l है तो ये कितना होगा बेटा l/2। पूरा का पूरा लेंथ l है तो ये कितना होगा बेटा l/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका कितना आ रहा है l/2। y कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं है, लेकिन अच्छे से देखोगे तो y कोऑर्डिनेट ये जो लेंथ होगी, ब्लू लाइन की जो डॉटेड लाइन की जो लेंथ है वही y कोऑर्डिनेट होगी। तो कैसे निकालेंगे देख, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल 60 डिग्री, सीधी तरीके से हिसाब किताब लगाओ, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है बेटा, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, इसको y मान ले, हाइपोटेनस कितना है बेटा आपका l, तो साइन 60 कितना होता है बेटा आपका √3/2l इज इक्वल टू y। यानी आपका जो y कोऑर्डिनेट हो गया बेटा वो हो गया √3/2l। समझ में आया। तो हमने इन शॉर्ट तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख दिया। जब आपने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख दिया तो बस आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक को, इसको मान लो 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो, ठीक है। चलो अब ऑब्वियस सी बात है, हमने x और y कोऑर्डिनेट लिखा है तो पहले x सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, m1 की वैल्यू है m, x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0, m2 का वैल्यू m, x कोऑर्डिनेट क्या है l, m2 का x कोऑर्डिनेट क्या है l है, m3 का x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका, m3 का x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा l/2 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द टोटल मास m प्लस m प्लस m 3m। अच्छे से देखेंगे m इंटू 0 0 हो गया, m इंटू अच्छा m3 का मास भी m ही है, तो m इंटू l प्लस m इंटू l/2, तो 3ml/2 समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई आपका 3m आ ही रहा है, यानी कि आंसर हो गया l/2। यानी कि x कोऑर्डिनेट बेटा आपका क्या होगा l/2। समझ में आ रहा है। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटा। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अगेन y सेंटर ऑफ मास COM लिखो, CM लिखो, बात एक ही है, इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाई टोटल मास m1y1 यानी m इंटू 0 प्लस m2y2 प्लस m इंटू 0 प्लस m3y3 m इंटू √3/2/l डिवाइड बाई टोटल मास कितना है m प्लस m 3m। अच्छे से देखोगे ये दोनों तो 0 हो चुका है, m और m कैंसिल, आपका आ रहा है मेरे हिसाब से l/2√3। यानी जो कोऑर्डिनेट हो गया बेटा आपका सेंटर मास का, जो कि कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज l/2, l/2√3। समझ में आया। और इसको सेंट्रॉइड भी कहते हैं, आपने सुना ही होगा ट्राइंगल में सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है। अब एक और बात समझे मेरी, आपको हो सकता है सवाल ऐसा दे कि ये मास 1 kg का है, ये 3 kg का है, ये 4 kg का है। कुछ नहीं करना बेटा आपको, m1 सबसे पहले क्या करेगा आप लोग, ऑरिजिन बनाओ, सबका कोऑर्डिनेट लिखो, नेक्स्ट फॉर्मूले पुट करो, m1 m2 m3 अगर अलग अलग दिया रहता है तो वैल्यू पुट कर आंसर आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सवालों का टाइप बेटा अलग अलग होते हैं, आपको घूम फिर के वही करना है, ठीक है, नोट डाउन कर ले बेटा आप। हाँ तो बच्चों ये अगला सवाल है, इसमें क्या बोला गया है, सुने, हमारे पास 3 स्क्वायर प्लेट्स कह सकते हो, 3 स्क्वायर प्लेट्स हैं, ठीक है, तीनों मतलब सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, बोला सेंटर मास निकालने के लिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करने से पहले एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, सिग्मा। सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा तो आपने सुना ही होगा, SIGMA, सिग्मा
ये सिग्मा को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। अच्छा सिग्मा क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक डेंसिटी, जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, आपका 3D बॉडीज जब होती हैं तो उनका मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जब 2D बॉडी होगा, प्लेन में होगा बॉडी, तो उसका मास पर यूनिट एरिया होगा। ठीक है, अब समझिए इस बात को। तो इन शॉर्ट सिग्मा कांस्टेंट होता है बॉडी का। कैसे कांस्टेंट होता है देखिए, तो एक बात बताओ, मान लो इनमें से कोई भी एक प्लेट को लो, एक प्लेट को लो और इस प्लेट को आधा कर दो, काट दो, 2 टुकड़े में काट दो। 2 टुकड़े में काटोगे तो सिर्फ अगर मैं एक टुकड़े की बात करूं, सिर्फ एक टुकड़े की बात करूं, तो इसका मास भी आधा हो गया और एरिया भी हाफ हो गया। तो मास भी अगर हाफ है, एरिया भी हाफ है, तो सिग्मा विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है? इट्स जस्ट लाइक आप अगर एक नाम क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है, उसको आधा कर दो, क्या उसकी डेंसिटी में कोई परिवर्तन आता है? डेंसिटी सेम रहती है। उसी तरह इसको कहते हैं सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी कहते हैं इसको, सरफेस मास डेंसिटी भी कहते हैं, कभी कभी सरफेस डेंसिटी भी कहते हैं, एरिया डेंसिटी भी कहते हैं। आपको जैसे समझना समझ लो। सिंपल वर्ड्स, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहता है किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसको मैं एक और बार समझाता हूँ। पूरी बॉडी है, पूरा एरिया है, तो एरिया कितना हो गया? मास बाई एरिया। ठीक है, दैट इज योर सिग्मा। जब मैंने आधा किया तो मास कितना हो गया? m/2। एरिया भी क्या हो गया बेटा? a/2। तो नया जो सिग्मा डैश है वो क्या हो गया? दैट इज ऑल्सो m/a। सो इनिशियल सिग्मा फाइनल सिग्मा इज सेम, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक नया टर्म डिफाइन किया हमने, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया। अब इससे हम क्या हेल्प लेंगे? देख, इससे अपने को एक चीज मिला, मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। मास इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इंटू एरिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार लिख लो आप, क्योंकि मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, मास इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अब सुनिए, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। 3 मासेस हैं। सबसे पहले हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना लिया है। अब तीनों के कोऑर्डिनेट लिखो। अच्छा पहली बात, ये तीनों तो पॉइंट मासेस नहीं है, तो अगर पॉइंट मास नहीं है तो हम क्या मानते हैं? उसका सेंटर ऑफ मास। याद है पहले लिखाया था, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट मास सेम पाथ फॉलो करता है। यानी कि अगर पॉइंट मास नहीं दिया हो तो हम इसका सेंटर ऑफ मास को ही मान लेंगे। तो इसका सेंटर, स्क्वायर प्लेट का सेंटर मास इसके बीच में होगा, हर स्क्वायर प्लेट का सेंटर मास का बीच में होता है। अब इनके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। चलो, ये साइड लेंथ कितना है? l, तो आधा कितना होगा? सॉरी, ये साइड लेंथ 12 है, तो आधा कितना होगा? l। पूरा 12, ये आधा कितना होगा? l। इसका l को मैं l हो गया। इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2l प्लस l, 3l। y कोऑर्डिनेट l ही होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2l प्लस l, 3l। x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा आपका? l। समझ में आए? ये हमारे पास हमको तीनों के कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी नेक्स्ट, आप एक बार बताओ, तीनों का मास सेम है, तो इसको आप ऐसा करो, 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट वाले का मास कितना होगा बेटा? सिग्मा इंटू, याद है मास इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया बताया था। सिग्मा इंटू फर्स्ट वाले का एरिया कितना है बेटा? 12 इंटू 12, 4l स्क्वायर, इंटू x1, फर्स्ट वाले का x कोऑर्डिनेट कितना है? l, प्लस सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले का m2 कितना हो गया बेटा? अगेन सिग्मा इंटू 4l स्क्वायर, इंटू x2 कितना होगा बेटा? 3l, प्लस सिग्मा इंटू 4l स्क्वायर, ये अगेन क्या हो गया? ये तीसरे वाले का मास हो गया। सिग्मा इंटू एरिया क्या होगा? 12 इंटू 12, 4l स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना 4l स्क्वायर कैसे? 12 इंटू 12, इंटू इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? सॉरी, इसका x कोऑर्डिनेट l है, y कोऑर्डिनेट 3l होगा, इंटू l, डिवाइडेड बाई बेटा आपका हो गया टोटल मास कितना हो गया? सिग्मा इंटू 4l स्क्वायर। तीनों का मास सेम है तो इंटू 3 कर दे भाई डायरेक्ट। अब तो एक चीज़ देखेगा, सिग्मा सिग्मा, अच्छा सिग्मा इंटू 4l स्क्वायर एक बार कॉमन ले लें ऊपर से, क्या बचेगा? l प्लस 3l प्लस l डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू 4l स्क्वायर इंटू 3 आ रहा है आपका। आप अच्छे से देखोगे सिग्मा इंटू 4l स्क्वायर कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपका आंसर क्या बचा बेटा? l प्लस 3l प्लस l, ये हो गया बेटा 5l/3। समझ में आ रहा है? आप उसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट का भी कर सकते हैं। आप एक बार इसको लिख लो, फिर मैं y कोऑर्डिनेट का लिखता हूँ। लिख लो आप, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब y कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं।
अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट आया था बेटा आपका 5l/3। वाई कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं करना आपने को, m1 y1 m2 y2 m3 y3, ठीक है। अब बोला है हमको इनका तीनों का कोऑर्डिनेट लिखना है। चलो देखो, m1 का मास तो सेम रहेगा सिग्मा इंटू 4l² सिग्मा इंटू 4l² इंटू y1 कितना है l, m2 का सिग्मा इंटू 4l² मास सेम, y2 कितना है l, तीसरे का कितना है बेटा आपका मास सेम है इंटू इसका y3 कितना है 3l, ठीक है। तो अगेन सिग्मा इंटू 4l² कॉमन ले ले, l प्लस l प्लस 3l कितना हो गया 5l डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू 4l² इंटू 3, आंसर आ गया बेटा आपका 5l/3। समझ में आ रहा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों एक्जैक्टली सेम 5l/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं इस तरह का एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपको पूरी तरीके से बढ़िया से फील आ जाए। नोट डाउन कर लें आप लोग। अगला सवाल है वो है बेटा आपका, एक स्क्वायर प्लेट है और एक डिस्क है, ठीक है। बोला है कि दोनों का मतलब इसका जो साइड लेंथ है और इसका डायमीटर है दैट इज सेम, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है। बोला है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, ठीक है। तो बेटा हम लोग सबसे पहले ऑरिजिन डिफाइन करते हैं। ऑरिजिन अब हम कहाँ लें, ट्राई करो ऑरिजिन ऐसी जगह लेने का जहाँ से आपका रिजल्ट सिंपल है। सबसे पहली बात, ऑरिजिन मान लो मैंने इसके सेंटर में ले लिया ऑरिजिन, ठीक है। इससे रिजल्ट हमारा कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान हो जाएगा। ये ऑरिजिन है मान ले, पहली बात। ये फर्स्ट बॉडी मान लो, इसको सेकंड बॉडी मान लो। तुम एक बार बताओ व्हाट इज A1, 2l इंटू 2l 4l², व्हाट इज A2, पाई इंटू l², डायमीटर 2l है तो रेडियस l होगा, ठीक है। तो आपका जो एक्स सेंटर ऑफ मास है, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा बताओ, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। व्हाट इज m1 x1, व्हाट इज m1, m1 को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे तो एरिया पता है अपने को, तो मास को क्या लिखते हैं, सिग्मा इंटू A1 x1 प्लस सिग्मा इंटू A2 x2 बाई सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2। आप लोग को याद आ रहा होगा मास इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया रहता है, और सिर्फ सिग्मा सबके लिए क्या है, सेम है। सिग्मा इस मास पर यूनिट एरिया, सबके लिए क्या होता है बेटा सेम है। तो यहाँ से अच्छे से देखोगे तो सिग्मा सिग्मा वैसे भी कैंसिल हो रहा है, तो उसका कोई खास यूज भी नहीं होगा। डायरेक्टली A1 x1 प्लस A2 x2 बाई A1 प्लस A2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ में आती है कि सेंटर ऑफ मास लैमिनर बॉडी, एक वर्ड है लैमिनर। लैमिनर मतलब जिनका एरिया होता है और थिकनेस बहुत ही कम होता है, मेजरली उनका एरिया प्रोमिनेंट होता है। लीनियर बॉडी यानी कि उनका लेंथ प्रोमिनेंट होता है, तो उनको लीनियर बॉडी कहा है। लैमिनर मतलब उनका एरिया प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का एरिया प्रोमिनेंट है क्योंकि प्लेन बॉडीज है दोनों, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको पता है, ये बात तो पता है, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मास, तो मास प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो हम मास की जगह एरिया यूज कर लेते हैं, क्योंकि मास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में है तो कैंसिल वैसे भी हो जाएगा, तो एरिया भी उसी तरीके से सेम रेशियो से कैंसिल हो जाता है। फॉर्मूला दोनों सेम ही है और डिराइवेशन तो ये कर लिया हमने। चलो भाई A1 का वैल्यू बताओ 4l² इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, इसकी सेंटर मास का है 0 में, इसका एरिया कितना है πl², इसका सेंटर मास का है बेटा, दिस इज l, दिस इज l 2l, टोटल कितना हो गया बेटा एरिया 4l² प्लस सॉरी πl²। आंसर बेटा आपका आ गया पाई 2πl बाई 4 प्लस पाई। हालांकि इसकी वैल्यू आप निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा घटिया सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन आप यहीं पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया एक्स सेंटर ऑफ मास। अभी वाई सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस पूरे को। मैं एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ, तब तक आप लोग नोट डाउन करें। वाई सेंटर मास आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। देखो यार, वाई सेंटर मास m1 y1 प्लस m2 y2। सुने क्या बोला गया है, वाई सेंटर मास m1 y1 प्लस m2 y2। अच्छा, इसका मास जो भी है, चलो m1 मान लो अभी के लिए, इनटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0,
प्लस m2, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका m2 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी एक्स एक्सिस में इसका सेंटर लाई कर रहा है इसके, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट भी 0। नीचे कुछ भी लिख लो, ये आंसर तो 0 आना ही है। न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया, डिनोमिनेटर m1 प्लस m2 आपको लिखना है, लिखो नहीं लिखना है मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इनकी y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। अच्छा, ये y कोऑर्डिनेट 0 क्यों आया? क्योंकि बेटा देखो हमने एक चीज़ अच्छी की है, हमने सिंस इसको ऑरिजिन माना है, इसीलिए आप एक चीज़ समझोगे तो समझ में आएगा कि इसको ऑरिजिन माना है, इसलिए इसका सेंटर भी एक्स एक्सिस में, इसका सेंटर भी एक्स एक्सिस में है। तो फायदा हमको क्या मिल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को लेके हमको डील करने का जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमको पता है, ये दोनों अगर यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ कहीं पे होगा, वाई कोऑर्डिनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, जब आप हम आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी विल राइट द सेंटर ऑफ मास इज एट 2 pi L by 4 plus pi from center of square towards center of circle। इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, इतना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ स्क्वायर से, लेकिन सेंटर ऑफ स्क्वायर से तो हम बहुत तरफ जा सकते हैं। हम किस तरफ जाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो इतना डिस्टेंस पहुंचने के बाद हमको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, आप नोट डाउन कर ले बेटा। तो बच्चों अब इस सवाल में आए हैं हम लोग, काफ़ी बढ़िया सवाल है, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल माना जाएगा इसको। सवाल सुने क्या है, सवाल में बोला है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी डिस्क है, बहुत बड़ी डिस्क है, और उस डिस्क से, उस डिस्क का रेडियस आपका 2r है, और हमने r रेडियस का एक और डिस्क काट लिया। कैसे काटा, वो r रेडियस का जो डिस्क है उसको ऐसे काटा कि ये r रेडियस का जो सरकमफ्रेंस है बड़े वाले डिस्क के सरकमफ्रेंस से कट कर रहा है। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस अगर r है तो इसका डायमीटर कितना होगा, 2r। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो सेंटर होगा, बड़े वाले डिस्क का जो सेंटर है वो इसके सरकमफ्रेंस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें बोला है ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। आप लोग क्वेश्चन लिख लें, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, ये आपका सवाल है, ठीक है। अब देखो सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। आप अप्रोच को सुनिएगा, सवाल के अप्रोच को ट्राई करना समझने का, ठीक है। सवाल के अप्रोच को समझने की कोशिश करो। ये डायग्राम पे भी ध्यान मत दो, ये वाला पहले समझो क्या पूछा है। डिस्क पूरा था, मैंने ये पार्ट को काट के फेंक दिया, हमारे पास ये बचा हुआ शेडेड पार्ट वाला डिस्क बचा हुआ है अजीब, उसका हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि भाई साहब इसको ओरिजिन मानो, जो बड़ा वाला डिस्क था ना बेटा उसके सेंटर को ओरिजिन मानो। आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा क्यों माना है, इसको ओरिजिन माने, इसको ओरिजिन मान ले। इसको ओरिजिन मान ले। आई होप समझ में आया होगा आपको इतना तक, ठीक है। नेक्स्ट सुने, इमेजिन करो हमें तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं x में है, पीछे की तरफ x में है, मान लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ मास नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास वहाँ पे होगा जहाँ पे मासेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये तो यूनिफॉर्म बॉडी है, ये मान लो आपकी यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इसका सेंटर मास ऑब्वियसली सेंटर में होगा। ये भी यूनिफॉर्म बॉडी है, इसका भी सेंटर मास आपका सेंटर में होगा, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन करो, ऐसा इमेजिन करो कि इसका यहाँ पे तो मास नहीं, तो यहाँ पे मासेस काफ़ी ज़्यादा है, तो सेंटर मास थोड़ा इस तरफ होगा। तो सेंटर मास मान लो इसका सेंटर से x डिस्टेंस दूर होता है। कितना डिस्टेंस होता है, x डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये पूरा का रेडियस कितना था बेटा, 2r। इसका रेडियस कितना था बेटा, r। इसका एरिया कितना होगा बेटा आपका, इसका एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 4r स्क्वायर या 4 पाई r स्क्वायर बोल सकते हो आप। इसका एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, बड़े वाले डिस्क से छोटा वाला डिस्क निकाल दिया तो एरिया क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का, ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया कितना होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताएं, अब आप ऐसा करो, जो रिमेनिंग पार्ट है ना उसको बॉडी 1 कंसिडर कर लो, जो
पार्ट हमने काट के निकाल के फेंक दिया था, उसको बॉडी 2 कंसिडर कर लो। अच्छा एक बात बता, 1 और 2 को इन दोनों को 2 सेपरेट बॉडी माने, समझने की कोशिश करो क्या कर रहा हूँ। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों को सेपरेट बॉडी मानो। तो दोनों को जब मिला दोगे तो क्या ये बॉडी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों को जब मिला दोगे तो ये बॉडी मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। तो एक बात बता, इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास होगा, ये दोनों को अगर मैं सिस्टम मानूं तो ये दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि ये दोनों मिलने के बाद तो यही बन रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और हमने इसको क्या माना है? ओरिजिन। इसको हमने क्या माना है बेटा? ओरिजिन। समझ में आया? ये ओरिजिन था, याद है? याद है? और अच्छे से देखोगे तो इसके लिए जो कि ये वाला मास है, ये वाला ओरिजिन था, यानी कि दिस पॉइंट इज ओरिजिन, दिस पॉइंट वाज ओरिजिन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये वाला हिस्सा जो है यहां पे जाके लगेगा, इसलिए मैंने ओरिजिन, देखो आपको दिख रहा होगा ये ओरिजिन है, तो क्योंकि ये वाला ओरिजिन है, ये वाला उठ के यहाँ पे लगेगा, तब आपका ये वाला सिस्टम बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको फर्स्ट बॉडी माना, इसको सेकंड बॉडी माना, ये दोनों बॉडी मिलाकर सेंटर मास कौन सी बॉडी बनाएंगे? ये बॉडी बनाएगा, और इसका सेंटर मास का है ओरिजिन में। ठीक है। तो इसको मान लेते हैं भाई, मैंने क्या बताया था अभी आपको ड्राइव करके दिया था कि भाई साहब m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस x2 इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास किसका? ये दोनों बॉडी को मान के कर रहा हूँ। अच्छा ये दोनों बॉडी को मानूंगा तो ये बनेगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? ओरिजिन में, यानी ये कितना हो गया बेटा? 0। समझ में आया? नेक्स्ट सुने, m1 क्या होगा बेटा? सिग्मा, याद है? सिग्मा इंटू एरिया, इसका एरिया कितना है बेटा? 3πr²। ठीक है। इंटू इसका x कितना है? पीछे की तरफ, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, दैट इज -x। क्या होगा बेटा? ये -x। समझ में आ रहा है? प्लस m2 कितना है बेटा? इसका मास कितना है बेटा? सिग्मा इंटू πr² इंटू इसका x कितना है बेटा? ओरिजिन से कितना दूर है ये बता? ओरिजिन से इसका सेंटर कितना दूर है? r। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना होगा बेटा? सिग्मा इंटू 3πr² प्लस सिग्मा इंटू πr² इज इक्वल टू व्हाट? 0। दोबारा समझो, मैं एक और बताता हूँ आपको। मैंने क्या क्या बॉडी लिया? मैंने ये दोनों बॉडी लिया, इन दोनों बॉडी को मिलाकर ये बनाया। तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लो x पीछे है, और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से मापा जाए तो x इस तरफ, क्योंकि ये बॉडी असलियत में यहाँ पे प्लेस होगी। मैंने दोनों को एक साथ नहीं दिखाया, अलग अलग दिखाया है। यहाँ पे जब प्लेस होगी तो सेंटर से कितना दूर होगा? r डिस्टेंस दूर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेंटर से r डिस्टेंस दूर होगा ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ। ये दोनों मिलके ये बनेंगी, तो ये दोनों को मैंने m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2, इन दोनों का सेंटर मास ओरिजिन में, ओरिजिन 0 कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, अब आप एक चीज़ देखें, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। नीचे कितना बच रहा है? अच्छा नीचे जो भी बच रहा है बेटा वो तो वैसे भी आपका RHS में जाके 0 हो जाएगा, और सिग्मा भी कॉमन जाके RHS में 0 हो जाएगा। अच्छे से देखो, तभी मैं कर देता हूँ, सिग्मा इंटू πr² कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर पूरा जाके 0 हो चुका है, न्यूमरेटर का काम हो रहा है। सिग्मा इंटू πr² कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 3 - 3x प्लस r इज इक्वल टू 0। सिग्मा πr² RHS में जाके 0, यानी -3x प्लस r, यानी x इक्वल टू बेटा आपका रहा है r/3। यानी सेंटर ऑफ मास क्या है? पीछे की तरफ r/3, यानी कि हमारा x की वैल्यू क्या आ रही है? r/3। बट व्हाट इज x? व्हाट इज x? x इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट, और वही तो निकालना था। तो वो निकल गया कि नहीं? तरीका अलग है, लेकिन तरीका अलग है। बहुत बढ़िया सवाल है। समझ में आया कि नहीं बेटा? आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आता तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो भी करना है करो। आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करने का मैं एक और टेक्निक बता रहा हूँ आपको। पहले आप लिख लें ये वाला चीज़, सारा कुछ लिख लें, नोट डाउन कर लें। बहुत ही बढ़िया है अप्रोच। मैं आपको एक और बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कराता हूँ। सवाल में क्या बोला है? हमारे पास एक इस पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, उसका सेंटर मास निकालना है। तो हमने माना उसका सेंटर मास x डिस्टेंस है इस तरफ। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को मिला दिया। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? ये। अच्छा, इसका सेंटर मास x यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से r डिस्टेंस, ओरिजिन से r डिस्टेंस ऐसे होगा ना, ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर, क्योंकि ओरिजिन ये है। ओरिजिन समझ में आ रहा है? ये मेन ओरिजिन है, देख ले। तो छोटे वाले सर्कल के लिए इस साइड में ओरिजिन है, छोटे वाले सर्कल के लिए इस साइड में ओरिजिन है। तो ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर, तो दोनों मिलकर ये बन गया। इसके बाद क्या था बेटा? हमने बस पुट किया, आंसर आ गया r/3। समझ में आया? x इक्वल टू r/3 आंसर है। अब मैं एक और तरीके से आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और सेकंड तरीका आपको फॉलो करना है। ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। मिटा देता हूँ, देख भाई।
सेकंड तरीका क्या है सुने, सेकंड तरीका कुछ नहीं है, अच्छा 1 + 2 = 3 है तो मैं तो ऐसा भी कह सकता हूं ना भाई कि इस चीज से अगर ये वाला चीज माइनस कर दूं, समझना बढ़िया से, ये बड़ा सा क्या है, ये बड़ा सा डिस्क है, डिस्क से अगर मैं छोटा वाला डिस्क जो कि यहाँ पे छोटा वाला डिस्क को अगर माइनस कर दूँ तो क्या मुझे ये मिलेगा, क्या मुझे ये मिलेगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वही किया है हमने, कुछ नहीं किया है, बस आपका ये मतलब बड़ा डिस्क माइनस छोटा डिस्क इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट, समझ में आ रहा है। अब देख कैसे करेंगे इसको, अब देख कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा डिस्क माइनस छोटा डिस्क हो रहा है, तो बड़ा डिस्क ये ओरिजिन माना है हमने, ठीक है, तो बड़ा, अब फॉर्मूला क्या आएगा, m1x1 + m2x2, अब समझे अच्छे से, डिवाइडेड बाई m1 + m2 होता था, इक्वल टू एक्स सेंटर मास से फॉर्मूला था कि नहीं। लेकिन अब हम एक बात बता, जनरली हम सेंटर ऑफ मास जब निकालते थे तो दो बॉडी को कंसीडर करते थे, यानी दोनों बॉडी को साथ में लेके आ रहे हैं, यानी दोनों बॉडी को प्लस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले पहले कुछ सवाल कराए थे मैंने, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाला, यानी दोनों बॉडी को मैंने कंसिडर किया था। इस केस में अच्छे से देखोगे तो इस बॉडी से मैं इस बॉडी को निकाल रहा हूं तब ये मिल रहा है, यानी इस बॉडी से इस बॉडी को आप मान लो 1, इस बॉडी को मान लो 2, तो 1 + 2 हो रहा है कि 1 - 2 हो रहा है, 1 - 2 हो रहा है, क्योंकि इस बॉडी से मैं छोटी बॉडी को निकाल के फेंक दे रहा हूं, तो -2 हो रहा है, यानी कि जहां जहां m2 आएगा, जहां जहां सेकंड बॉडी आएगा वहां वहां क्या आ जाएगा, माइनस, जहां जहां सेकंड बॉडी आएगा वहां वहां क्या आ जाएगा बेटा आपका, माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं, वहां वहां क्या आ जाएगा, माइनस। चलो देखो आप करते हैं भाई, m1 क्या है बेटा, 4πr² 4πr² इंटू सिग्मा, सॉरी सिग्मा इंटू 4πr² इंटू x1। बड़े फर्स्ट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे बेटा, फर्स्ट बॉडी का सेंटर मास एकदम सेंटर में 0, माइनस m2 कितना है बेटा, सिग्मा इंटू πr² इंटू सेकेंड बॉडी का सेंटर मास क्या है, ऑरिजिन के हिसाब से, ऑरिजिन से r डिस्टेंस दूर प्लस तरफ, प्लस एक्सिस की तरफ, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 - m2 कितना होगा बेटा, 4πr² - πr² इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास। अब मैं एक बार हिसाब किताब लगाएं, 1 - 2 वही इक्वेशन में लिखा है, 1 - 2 क्या देता है, ये देता है कि नहीं, तो हम 1 - 2 का जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हम किसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, 1 - 2 का सेंटर ऑफ मास, मतलब ये, यानी इसका सेंटर ऑफ मास, यानी ये जो एक सेंटर ऑफ मास है यही हमारा आंसर है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे कैसे, देख ये पूरा का पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 हो गया, माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ भी सिग्मा होगा ना, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, आपका मास क्या होता है बेटा, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ऊपर क्या बचा, माइनस सिग्मा इंटू πr² इंटू r, डिनोमिनेटर में ऐसा करें सिग्मा इंटू πr² कॉमन ले लें, क्या बचेगा, 4 - 1, और सिंपली देखो ना, सिग्मा 4πr² माइनस सिग्मा πr² 3 होता है, तो यहाँ पे 3 बचेगा। एक बता, πr² कैंसिल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, आपका -r/3 आ रहा है। अच्छा -r/3 का मतलब क्या है, -r का 3 मतलब निगेटिव की तरफ, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में निगेटिव, समझ में आया, यानी कि आंसर क्या है, अगेन x = r/3 बट इन द अदर साइड ऑफ द ऑरिजिन, समझ में आया। ये तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीका मैं आपको दोबारा डिवाइड कराता हूँ, कुछ नहीं, ये तरीके में बोला गया, बड़ा डिस्क था उससे छोटे डिस्क को निकाल दिया, अब जिस डिस्क को निकाला है वो तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि उसको निकाल दिया है, तो नेगेटिव नेगेटिव फॉर्मूले में आ गया, बस आ गया हमारा आंसर, समझ में आ रहा है, नेगेटिव आ गया फॉर्मूले में, यानी कि m1x1 - m2x2 by m1 - m2 विल गिव अस द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस माइनस दिस, बट दिस माइनस दिस, तो इसका सेंटर ऑफ मास आ गया, समझ में आया कि नहीं, नोट डाउन कर ले बच्चे।